हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 25 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 फरवरी 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे रिवीजन सेक्शन से। सबसे पहले कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे डिटेल करंट अफेयर के लिए। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था 23 फरवरी को मनाया गया विश्व शांति एवं समझ दिवस। इसकी थीम रखी गई थी फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस, ग्रांट अस योर पीस। और वन विभाग के द्वारा गिद्धों की एक गणना की गई और इसमें सबसे अधिक गिद्ध निकल करके आए मध्य प्रदेश में। 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव भी मध्य प्रदेश में हुआ और इसमें लगभग 24 घंटों तक 139 से ज्यादा नृतकों ने नृत्य करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इसके अलावा फरवरी 2025 में मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप आयोजित हुआ और इसको जीत लिया है विश्व राजकुमार भारत के। पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में जाने की घोषणा की है। ये वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में जाएंगे। दुनिया का पहला एआई संचालित क्रॉनिक नेत्र स्क्रीन कार्यक्रम नयना मृतम 2.0 ये लॉन्च किया गया केरल सरकार के द्वारा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ये पीएम मोदी के बन गए हैं प्रधान सचिव 2, ठीक है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा ओपेक प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में ब्राजील शामिल हुआ है। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है इसको पंकज आडवाणी ने और दोहा में आयोजित हुआ था। बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन, इसका अध्यक्ष भारत को चुना गया है। और आयुष मंत्रालय ने अभी 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। देखिए 2-3 दिन से लगातार 11 क्वेश्चंस आ रहे हैं पर डे। आज भी 11 ही क्वेश्चन है पर डे। चलिए, आज की भी वीडियो में 11 क्वेश्चन है। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो सेंट्रल एक्साइज डे ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष कब? 24 फरवरी को। 24 फरवरी को क्यों मनाते हैं भाई? क्योंकि इसी दिन सीबीआईसी की स्थापना हुई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की स्थापना हुई थी 24 फरवरी को 1964 को। इसलिए ये मनाया जाता है 24 फरवरी की याद में, इसके सम्मान के लिए, सीबीआईसी के सम्मान वगैरह के लिए। तो सेंट्रल एक्साइज डे ये होता है, ठीक है। सीबीआईसी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। विवेक जौहरी जी इसके चीफ हैं, अध्यक्ष हैं। सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, उनके लिए ये है, और सीमा शुल्क के लिए है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सीमा शुल्क को ये देखते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह को क्या देखता है? कौन? सीबीडीटी। सीबीडीटी भी आपने सुना होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो जो प्रत्यक्ष कर हैं वो इसके तहत आएंगे, अप्रत्यक्ष कर इसके तहत आएंगे। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जब लाया गया था, अगर आपको याद हो, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि से जीएसटी लागू हुआ। और जीएसटी जो है ये 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को मिला करके एक बनाया गया टैक्स जीएसटी, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको भी याद रखना। जीएसटी पर मैंने कई वीडियो दी हुई है आपको, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, आप उसको सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हो। जब भी कोई टॉपिक मैं बताऊं कि इसको यूट्यूब पर डाल करके सर्च करना, तो आपको सर्च करने का तरीका क्या है मैं बता दे रहा हूँ। वो टॉपिक का नाम लिखा करो, उसके बाद आगे एमजेटी एजुकेशन लिख दिया करो, ठीक है। जैसे जीएसटी है तो जीएसटी एमजेटी एजुकेशन लिखोगे यूट्यूब पर तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। उसको जाकर के देख लेना। जीएसटी पर पूरा आपको अच्छे तरीके से पूरा तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा पूरा आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। खैर, विवेक जौहरी का नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख दिवस हैं। कल देखिए एक दिवस और छूटा हुआ है, उसको भी कवर करा रहा हूँ। जो भी छूटता है उसको बाद में कवर कराया जाता है। समर्पण दिवस, अगर आपको याद हो, जब भी महापुरुषों की बात आती है तो उसमें समर्पण दिवस बताया जाता है। लेकिन यहाँ लिस्ट में छूटा था, तो आप में से किसी एक भाई ने रिमाइंड करवाया, तो ये ऐड करा दिया गया है। और बाकी विश्व रेडियो दिवस के बारे में मैंने आपको बताया ही था। कल रिवीजन कराया गया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ में आपको ये डिटेल मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों, सबसे तेज 14,000 रन किसके पूरे हुए हैं? विराट कोहली के। अभी मैंने कल ही वीडियो में आपको बताया कि भारत पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली ने जबरदस्त 100 लगाया। इसी दौरान उनके 14,000 रन भी कंप्लीट हुए। और 14,000 प्लस रन अभी तक केवल 3 ही खिलाड़ी बना पाए हैं ओडीआई में।
एक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, दूसरे कुमार संगकारा, वो 14,200 समथिंग रन पर हैं, तीसरे नंबर पर है विराट कोहली जो 14,000 रन पहुंच चुके हैं। मतलब ये ऐसी स्थिति पर आ गए हैं अभी, क्योंकि ऊपर के दोनों खिलाड़ी तो रिटायर हो गए हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड बना सकते हैं, अपने नाम कर सकते हैं। ये 287 पारी में ही ये 14,000 रन का आंकड़ा पार कर लिए, जो सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिए और कुमार संगकारा को भी पीछे छोड़ दिए। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ इनका लगाया गया 51वां शतक, नहीं, इनका टोटल 51वां शतक है, टोटल 51वां शतक है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड ये ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं, क्योंकि 49 शतक सचिन तेंदुलकर के नाम है। जब ये 50वां लगाए थे तभी सबसे ज्यादा इनका बन गया था, मैंने वो क्वेश्चन कवर कराया था। इस बार इनका जो शतक लगा वो 51वां शतक था। टोटल इनके करियर में विराट कोहली ने टोटल अभी तक 82 100 लगा चुके हैं। ठीक है ना, 82 शतक लगा चुके हैं, जिसमें से 51 शतक जो है ये ओडीआई का है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ओडीआई में भी सबसे ज्यादा शतक लगाने का इनका रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा 100 शतक टोटल लगाए हुए हैं सचिन तेंदुलकर ने। और क्या बचता है, देखिए, तो सचिन तेंदुलकर 18,426 रन ये बनाए हुए हैं ओडीआई में। कुमार संगकारा श्रीलंका के हैं, 14,234 रन ये बनाए हुए हैं। तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन का हुआ। अभी मैंने दूसरा सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले भारतीय मैंने बताया था आपको, किसको, सॉरी, दूसरे सबसे तेज 11,000 ओवरऑल बनाने वाले रोहित शर्मा बने थे। तो रोहित शर्मा भी 11,000 पर है। एक और जरूरी बात, देखो, टेक्स्ट बुक का आप भी तेज निकल सकते हो। टेक्स्ट बुक का ऑफर सेल शुरू होने वाला है 26 फरवरी को मिडनाइट में, और ये 10-10 मिनट पर ये इंक्रीज होता जाएगा प्राइस। तो आप कल या कहें कि आज शाम को 12 बजे रात से बिल्कुल तैयार बैठिएगा। 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है टेक्स्ट बुक पास प्रो का सेल, और ये रात 12 बजे से शुरू होगा, 12 से 12:10 तक आपको ये समथिंग पॉइंट में मिलेगा, इसको वो प्राइस में मिलेगा। फिर 12:11 से 12:20 तक आपको ये बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद फिर 12:21 से 12:30 तक फिर और बढ़ जाएगा, और इसके बाद ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। और इस ऑफर का आप फायदा उठाइए, मिस मत कीजिएगा। जो लोग अभी तक पास प्रो नहीं ले पाए हैं वो लोग इसको लेंगे। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप ले सकते हो, या टेक्स्ट बुक ऐप से भी। चलिए, अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता हुआ है? तो प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीत लिया है इसको मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मोपा एयरपोर्ट कहते हैं। ठीक है ना, मनोहर पारिकर जी के नाम पर है, जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपने देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर इसका नाम रखा गया था एयरपोर्ट का, मैं आपको बता चुका हूँ, याद भी रखना इंपॉर्टेंट है। तो उसे मोपा एयरपोर्ट कहते हैं, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट ना अभी अवार्ड जीता हुआ है। कौन सा अवार्ड जीता है? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। ठीक है, तो ये अवार्ड ये मिला है जीएमआर गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के द्वारा ये विकसित और संचालित किया जाता है। एक बार अगर आपको याद हो तो ये भी बताया गया था कि अडानी पोर्ट के द्वारा, सॉरी, अडानी ग्रुप के द्वारा देश के लगभग 5 से 7 एयरपोर्ट संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी के हैं वो मैक्सिमम जीएमआर के द्वारा किए जाते हैं संचालित। जीएमआर जो है ये दिल्ली एयरपोर्ट का भी ऑपरेशन देखता है। लखनऊ एयरपोर्ट जो अभी यहाँ पर है तो उसको अडानी ग्रुप देखता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये एयरपोर्ट संचालक हैं, असली कमाई यही करते हैं। न एयरपोर्ट जो प्लेन चलाने वाली कंपनियां हैं, न वो प्रॉफिट में रहती हैं, ना वहाँ के जो दुकानदार वगैरह रहते हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में अगर कोई रहता है तो जो ऑपरेशन उसको संभालता है पूरे एयरपोर्ट का, वो। ठीक है, खैर, सेवा क्षेत्र की श्रेणी में इसे अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार की गोल्डन ट्रॉफी से मिली है। अगला, वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट कहां पर है इंटरनेशनल? सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये बात ध्यान रखना। वर्ष 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में भारत किस स्थान पर रहा? सबसे ज्यादा आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने में भारत है दोस्तों टॉप पर, पहले स्थान पर 2024 में। ये एक रिपोर्ट आई है और इसमें भारत का नाम आया है। अच्छा, पहले आईपीओ समझ लो, आईपीओ है क्या? आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। थोड़ा सा पीछे जाकर के आपको पूरा भूमिका से समझाता हूँ। कोई कंपनी होती है, अगर मान लो कोई एक व्यक्ति कंपनी स्थापित किया तो वो दो तरीके से कर सकता है। मान लो कोई स्थापित किया तो वो हो सकता है कि वो प्रोपराइटरशिप में स्थापित करे, कि वही मालिक है, वही चला रहा है। मान लो दो से अधिक उसमें उसके जो फाउंडर्स हैं, दो या दो से अधिक है, तो वो कर सकता है कि इसे प्राइवेट लिमिटेड बना दे। प्राइवेट लिमिटेड में वो 2 से लेकर के 200 डायरेक्टर तक या चीफ तक उसमें या पार्टनर तक रह सकता है। तो जब 200 तक पार्टनर रहेगा तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी।
तो चलो वो प्राइवेट लिमिटेड हो गई। इसके बाद अगर वो उससे चाहिए कि थोड़ा सा और हिस्सा हम अपना बांटे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएं, अभी तो मान लो 200 तक उसके मालिक बना दिए, तो 200 तक मालिक मतलब कि कुछ और कंपनियों ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो प्राइवेट लिमिटेड हुआ। अब वो चाहती है कि हम इसमें और भी लोगों से पैसा लें और कंपनी को ग्रो कराएं। तो वो क्या करेगी, वो जैसे पहला प्रोपराइटरशिप, दूसरा प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरे स्थान पर तब जाएगी अगर मान लो कि उसे और ज्यादा वो लेना है, तो वो होगा पब्लिक लिमिटेड। वो कंपनी बन जाएगी पब्लिक लिमिटेड। लेकिन पब्लिक लिमिटेड में मतलब वो पब्लिक से भी, आम पब्लिक से भी पैसा ले सकती है। तो इसको करने के लिए उसे क्या करना होगा, इसको करने के लिए उस कंपनी को उसे शेयर मार्केट में लिस्ट करना होगा। भाई तभी तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम नागरिक उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, आम पब्लिक भी उसमें आ सकती है, तब वो हो जाएगा पब्लिक लिमिटेड। लेकिन पब्लिक लिमिटेड आने के लिए शेयर मार्केट में आना पड़ेगा, और शेयर मार्केट में आने के लिए पहली पहली बार जब आ रहा हो तो थोड़ा सा हाइप तो बनाना पड़ेगा ना, कि भाई हम भी आ रहे हैं मैदान में, हमारे अंदर आओ इन्वेस्ट करो। लोगों को पता कैसे चलेगा कौन आया कौन गया? तो फिर वो करती हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यानी कि आईपीओ लाती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, कि पहली पहली बार भी हम आ रहे हैं और पब्लिक को ऑफर करेंगे। क्या करेंगे, हम सस्ते में, कुछ अमाउंट अपना फिक्स होता है, उसमें वो शेयर कह रहे हैं कि हम इतने में हम ऑफर कर रहे हैं, आओ हमारा शेयर लो। लेकिन उसमें स्लॉट बुकिंग होता है। स्लॉट मतलब कि लगभग 12 से 15 हज़ार के बीच में कुछ स्लॉट रहते हैं, वो स्लॉट बाय स्लॉट लेना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक शेयर खरीद लो या इतने का शेयर खरीद लो। स्लॉट होता है, और एक स्लॉट जो है बिकता है, उसमें आईपीओ की एक बिडिंग प्रक्रिया होती है। लंबा प्रोसेस है, मैं कभी आपको इत्मीनान समझाऊंगा। जब आपको आईपीओ लेना होगा ना तो संपर्क करना, आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे क्या लिया जाता है। बिडिंग प्रक्रिया होती है, सबको मिलता भी नहीं है, और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। खैर ये तो मामला आपको समझ में आ गया ना, आईपीओ कैसे लाया जाता है। अब ये रिपोर्ट समझिए, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा आईपीओ के माध्यम से पैसा कहाँ पर, किस देश में जुटाया गया? तो भारत में ही सबसे ज्यादा आईपीओ के माध्यम से पैसा आया है वर्ष 2024 में। 23% ऑफ ग्लोबल आईपीओ, दुनिया भर में जितने भी आईपीओ आए हैं 2024 में, उसमें 23% अकेले भारत में आया है। क्योंकि भारत में बड़ी बड़ी कंपनियों का अभी पिछले साल आईपीओ लिस्ट हुआ है, ठीक है, जिसमें हुंडई इंडिया भी शामिल थी, अभी उस पर भी आएंगे। तो ये हुआ मोस्ट मनी इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक। किसकी रिपोर्ट आई है? इंडस वैली रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है। तो इसमें हुंडई मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हुंडई कंपनी जो है वो दक्षिण कोरिया की है, लेकिन हुंडई मोटर्स इंडिया, इसकी जो इंडिया वाली यूनिट है, इसने आईपीओ लाया था अपना। और ये आईपीओ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था, $3.3 बिलियन का। तो ये आईपीओ जारी किया गया था, तो ये भी जुड़ गया इसमें। टोटल भारत में $19.5 बिलियन का आईपीओ के माध्यम से फंड इकट्ठा हुआ है। आई होप आपको बात ये समझ में आई होगी। आगे बढ़े। हाल ही में बांग्लादेश ने किस दिनांक को सैन्य शहादत दिवस के रूप में घोषित किया? तो बांग्लादेश ने सैन्य शहादत दिवस के रूप में घोषित किया है 25 फरवरी को। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ था 25 फरवरी को? 25 फरवरी 2009 को हुआ था पिलखाना किलिंग्स, या कहें पिलखाना नरसंहार। तो पिलखाना नरसंहार की याद में ये लोग ये दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट क्या मतलब कि शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो बांग्लादेश राइफल्स बीडीआर के दुखद विद्रोह को ये चिन्हित करता है। इसमें विद्रोह हुआ था 25-26 फरवरी 2009 को ढाका में। तो उन्हीं की याद में ये 25 को मनाया जाता है, 25 फरवरी को। ठीक है, तो इस दिन को श्रेणी सी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ढाका राजधानी होती है, टका इसकी मुद्रा होती है। अभी वहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर है नहीं, और यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस, ये वहां पर अभी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में, सरकार के रूप में चला रहे हैं। खैर शेख हसीना जो है, जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, अभी भारत की शरण में है। अच्छा, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की पुस्तक आई हुई है, इसको फटाफट से आप लोग ऑर्डर कीजिए। यहाँ पर आपको व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। 179 में अगर प्राइस दिखे तभी आपको फ्लिपकार्ट से लेना है, अगर 169 में अगर आपको दिखे अमेजन पर तभी आपको अमेजन से लेना है। इसके ऊपर की अगर प्राइस दिख रही है तो फिर मत लीजिएगा, क्योंकि वो फेक सेलर हो सकते हैं। हो सकता है आपसे वहां पर पेमेंट ले लें और आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर ना कर पाए, 2-4 दिन बाद कैंसिल हो जाए। आपका पैसा तो आ जाएगा, पैसा नहीं जाएगा कहीं पर, रिफंड होना पड़ेगा, लेकिन जो है आपका टाइम लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फेक सेलर से ना लीजिए। एमजेटी एजुकेशन जाकर के सेलर में देखिएगा, उसके बाद ही वहीं से आप लीजिएगा। और सबसे बेस्ट, सबसे हाईएस्ट रेटिंग रिव्यू के साथ ये आपका वहां पर मिल जाएगा। प्राइम मेंबरशिप वाले तुरंत प्राइम पर ऑर्डर करेंगे तो 1-2 दिन में डिलीवर हो जाएगी। फ्लिपकार्ट पर एफ एसोर्ड है, बैज मिला हुआ है, तो मतलब उससे भी तुरंत डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, अपना प्रोडक्ट, अपनी डिलीवरी सिस्टम सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वहां पर ये दोनों बैज भी मिले हुए हैं। अगला, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा HKU5CoV या कहें कोव 2
इस नाम से एक नया बैड कोरोना वायरस खोजा गया है। तो ये चाइना के शोधकर्ताओं ने खोजा है, खास करके सी झेंगली ने, सी झेंगली की टीम ने। सी झेंगली कौन है भाई? सी झेंगली जानते हो क्या है? ये है बैट वुमन, बैट वुमन कही जाती है, चमगादड़ महिला, है ना, चमगादड़ महिला कही जाती। क्यों? क्योंकि ये बैड कोरोना वायरस पर इनकी गहरी रिसर्च है, काफी अच्छा ये नॉलेज रखती हैं। और जितने भी बैट से बनने वाले वायरसेस हैं, चमगादड़ से जो उत्पन्न होने वाले जो वायरसेस हैं, उनकी रिसर्च पर इनको महारत हासिल है। तो इनको बैट वुमन के नाम से भी जाना जाता है चाइना में। इन्हीं की टीम ने अभी एक नए टाइप का कोरोना वायरस खोजा है। इस पर मैंने आपको अभी वीडियो भी दी थी कि चीन ने कोरोना जैसा ही एक नया वायरस खोज निकाला है। हालांकि अभी ये वायरस अभी लैब में ही है, ये स्प्रेड नहीं हुआ है। मतलब ये पिछले वाले कोरोना की तरह लीक नहीं हुआ है, कोविड-19 की तरह। ये अभी लैब में खोजा गया है और इसकी जानकारी दी गई है। और चाइना की एक खास बात है, ये खोजता आज है, बताता 4 साल बाद है ना। तो ये अभी न्यूज आई है तो कोई जरूरी नहीं है कि अभी खोजा गया हो। ये लोग दूसरा कुछ भी खोज लेते हैं ना, अपग्रेडेड वर्जन, तो पुराना वाला वर्जन तब बताते हैं दुनिया को कि हाँ हमने ये खोजा है। ये काफी आगे चल रहे होते हैं। खैर, चाइना ने अभी ये शोध किया है, और ये जो है ये भी सेम कोरोना की तरह ही काम करेगा, उससे भी ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि ये भी सार्स कोव 2 फैमिली का हिस्सा है, उसी फैमिली का जिस फैमिली का कोविड-19 था। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि नए प्रकोप का खतरा कम है, लेकिन निरंतर निगरानी की आवश्यकता है, कि इसका प्रकोप अभी खतरा कम है लेकिन निगरानी रखते रहेंगे, और बाद में कह देंगे कि लीक हो गया। खैर, बीजिंग इसकी राजधानी होती है, रेनमेबी यहाँ की मुद्रा होती है, राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5.37 लाख करोड़ रुपए का ग्रीन बजट पेश किया? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन बजट पेश किया है। अब इसमें ग्रीन नाम दिया गया है, इसका भी मतलब है, अभी आगे हम लोग बात करेंगे। इनका बजट है 5.37 लाख करोड़ का। अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले मैंने यूपी का बजट बताया था कि 8.08 लाख करोड़ का बजट आया था उत्तर प्रदेश का, जो कि भारत में किसी भी राज्य का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा बजट है। सर्वश्रेष्ठ नहीं, सबसे बड़ा बजट है, ठीक है। यहाँ पर दिया कुमारी जो है, जो कि वहां की उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, इन्होंने ये बजट पेश किया क्योंकि ये वित्त मंत्री का भी प्रभार देख रही हैं। तो 5.37 लाख करोड़ का ये बजट है। इस बजट को नाम दिया गया है ग्रीन बजट। ग्रीन का मतलब होता है गति, रूरल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एनर्जी, न्यू डायमेंशंस, ये इनका फुल फॉर्म है ग्रीन का, ठीक है। तो इस नाम से ये अपना बजट को पेश कर रही हैं। इस बजट में बहुत सारी बातें हैं, जो लोग राजस्थान स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिक मतलब इस तरह डिटेल होगी, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो मैं तो यहाँ नेशनल करंट अफेयर के लिहाज से जितना जिस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है वो बताया हुआ हूँ, ठीक है। हाँ, यूपी से हम लोग हैं तो इसलिए यूपी वाला थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जो लोग राजस्थान के किसी स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सर्च करके इसको देख लेना, क्योंकि बजट जो होता है वो आपके जो राजस्थान पीसीएस हुआ या राजस्थान एसआई वगैरह हो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खैर, यहाँ पर राजस्थान की बात करें हम लोग, तो स्टैटिक से यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजधानी इसकी जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। हरिभाऊ किशन राव बागडे यहाँ के गवर्नर है। यहाँ पर अब जिलों की संख्या हो गई है 41, पहले 50 थे, -9 हुए और अब बन गए 41, ठीक है। 200 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में यहाँ से 10 सीट जाती है। और यहाँ पर पुष्कर झील है, राजसमंद है, जयसमंद है, सांभर झील है, पिछौला है, फतेह सागर है। सांभर झील भारत की सबसे खारी झील है। इसके अलावा सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव नेशनल पार्क है। घूमर, परिहानी, कालबेलिया, गुगा, ये नृत्य है। अच्छा, घूमर का मैंने आपको बताया था, घूमर राजस्थान से है। झूमर जो है ये कहाँ का है, झारखंड का है। और झुमौर, अभी झुमौर नाम का एक हुआ, वो कहाँ पर हुआ, असम में हुआ है, उसमें एक रिकॉर्ड बना हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू किया? तो गवाह संरक्षण योजना 2025 ये शुरू किया गया है अभी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। गवाह संरक्षण योजना मतलब क्या हुआ? गवाहों का संरक्षण करना। कई बार क्या होता है, अपराधियों के खिलाफ जो गवाही देने जा रहे होते हैं, रास्ते में ही वो हो जाता है ना, पुरानी पिक्चरों की तरह उन पर अटैक हो जाता है। तो गवाहों को संरक्षण करने के लिए, या कभी कभी क्या होता है कि पता लग जाता है कि ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे तो उनकी फैमिली पर अटैक हो जाता है, फैमिली का कोई मेंबर किडनैप हो जाता है ना। आपने देखा होगा कई बार कि यहाँ से गवाही देने जा रहे हैं लेकिन जाकर कोर्ट रूम में जज साहब को कुछ और बता दिए।
ठीक है, बाद में पता चला कि उनका वो तो बेटा बेटी किडनैप कर लिया था। तो ये सब ना होने पाए, इसके लिए यहाँ 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने घोषणा की हुई है। ठीक है, तो जिसमें मौत या आजीवन कारावास या 7 साल या उससे अधिक तक की सजा हो सकती है। और ये धाराएं हैं जो धाराएं लगाई जाएंगी, और ये भारतीय दंड संहिता के तहत होंगी। नया वाला जो आया हुआ है BNS, श्रेणी ए है, श्रेणी बी, श्रेणी सी, इसके तहत ये कैटेगराइज किया गया है। क्या क्या करते हो, क्या आएगा, इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपको क्या जानने की जरूरत है कि गवाह संरक्षण योजना किसने शुरू की, तो हरियाणा ने शुरू की। ठीक है, ऐसा ही कुछ अभी कुछ महीनों पहले मैंने बताया था आपको, असम सरकार ने शुरू किया था। ठीक है, अगला, अब हरियाणा के बारे में जान लो। हरियाणा यहाँ पर दिखेगा आपको, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। नायब सिंह सैनी बीजेपी पार्टी से यहाँ के CM है। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो 22 जिले हैं, 90 विधानसभा में सीटें हैं, 10 लोकसभा में और 5 जाती है राज्यसभा में सीट। बसई वेटलैंड है, बड़खल झील है, सूरज कुंड है, ब्रह्म सरोवर, दमदमा झील है, सोहना झील है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती, तो 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली है सर्विसेज की टीम ने। सर्विसेज ने जीत लिया हुआ है, ठीक है ना। सर्विसेज ने रेलवे को हराया है, ठीक है, सेना की टीम ने हरा दिया रेलवे की टीम को। रेलवे उप विजेता रही, सर्विसेज रही विजेता 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप की। आयोजन हुआ था इसका कटक उड़ीसा में 23 फरवरी 2025 को। और सर्विसेज की जीत जो है पंजाब पर जीत करके सेमीफाइनल जीता था, और रेलवे उत्तर प्रदेश को जीत करके आया था। यहाँ रेलवे हार गया फाइनल और ये जीत गया फाइनल। अगला, हाल ही में किस राज्य के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान या PNHJZP इसमें देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायोबैंक खोला गया, तो देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायोबैंक खोला गया है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चिड़ियाघर आधारित बायोबैंक के लिए चर्चे में आया पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, ये किस राज्य में स्थित है या कहाँ स्थित है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये पद्मजा नायडू कहाँ पर है भाई, दार्जिलिंग में है, जो कि पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में 2024 से इसकी शुरुआत हुई थी पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान की। ये भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायोबैंक है और पशु संग्रहालय है। ठीक है ना, पशुओं का म्यूजियम है भाई। ठीक है, अच्छा, भारत का पहला है। बायोबैंक का मतलब क्या, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पशु पक्षी इनसे रिलेटेड DNA सैंपल्स रखे जाएंगे, और जो भी बायोलॉजिकल चीजें होती हैं वो रखे जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये संग्रहालय का भी काम करता है, बायोबैंक का भी काम करता है। यहाँ पर 23 प्रजातियों के 60 जानवरों के DNA और ऊतक के सैंपल संरक्षित हैं। टिश्यूज और सैंपल्स DNA के यहाँ पर हैं। 196 डिग्री -196 डिग्री सेल्सियस पर ये संग्रहित है। -196, क्योंकि बहुत कूल में रखना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाएंगे। फिलहाल कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये इसके सहायक हैं, और ये जो है बन गया है, स्थापित हो गया है पहला पशु संग्रहालय। अच्छा, एक चीज और, मैंने अभी आपको कल या परसों की वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों की जब गणना की गई तो वहां भी पाया गया कि भाई सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा दार्जिलिंग क्षेत्र में सबसे पक्षी की प्रजातियां हैं। गिद्धों की प्रजातियों के बारे में, गिद्धों की संख्या के बारे में कल मैंने बताया था रिपोर्ट, तो वो मध्य प्रदेश था पक्षियों में वो, और यहाँ प्राणी उद्यान। अगला, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखा करो। पश्चिम बंगाल कई दिन हो गया आया नहीं है, आज देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। ये है वेस्ट बंगाल। देखो वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे ना, तो ये हिस्सा जाता है ये ऊपर, इधर भी लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ ये भूटान से, यहाँ नेपाल से, और इधर सिक्किम से भी बॉर्डर लगाता है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर चिकन नेक है जो अक्सर न्यूज में रहता है। सिक्किम से बॉर्डर लगाता है, बिहार से भी लगाता है, झारखंड से भी लगाता है, इधर उड़ीसा से भी लगाता है बॉर्डर, और इधर ये बांग्लादेश से लगाता है। तो ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की यहाँ के CM है। गवर्नर है CV आनंद बोस। इसके अलावा सुंदरवन नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। बक्सा टाइगर रिजर्व कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देखो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल जैसी चर्चे में नहीं आता है, इसलिए आज आया है, इसको ध्यान से पढ़ लो। काठी नृत्य, ढाल नृत्य, छऊ नृत्य यहाँ भी होता है। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, हावड़ा ये चर्चित इसके स्थल हैं। जिलों की संख्या 23 है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, 42 लोकसभा में, और राज्यसभा में 16 सीट यहाँ से जाती है। ठीक है, अगला, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया गया, किस केंद्रीय मंत्री ने किया,
इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। पूसा कृषि विज्ञान मेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फरवरी 22 से 24 फरवरी 2025 को आयोजन किया गया है। थीम थी उन्नत कृषि विकसित भारत। ठीक है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। इस बार की थीम रखी गई थी एडवांस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया यानी उन्नत कृषि विकसित भारत। ओके, तो ये है आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर क्वेश्चन। इसकी क्विज मिल जाएगी आपको एमजेटी ऐप पर, और वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ वैसे टेलीग्राम पर भी भेज दी जाती है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कल मैंने आपसे पूछा था सॉल लीडरशिप सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कितने सदस्य देश है? 193 इसके सदस्य देश है, यूएन जितने। अब आज आपको क्या बताना है कि मध्य प्रदेश में पहली बार गिद्ध जनगणना कब हुई थी, या कहे पूरे भारत में ही पहली गिद्ध जनगणना कब हुई थी, बताइएगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रधान सचिव 2 कल नियुक्त किए गए थे, पहले वाले कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। डिटेल्स जरूर आंसर कीजिएगा, बुक ऑर्डर कीजिए, इसके अलावा ई बुक ऑर्डर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।